हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। हम मेटाफिजिकल पोइट से ऑलरेडी जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी के मेटाफिजिकल पोइट्स को कवर करेंगे। एंड्रयू मार्वेल थर्ड मोस्ट रिनाउंड मेटाफिजिकल पोइट हैं। इनके 3 से 4 वर्क्स हमें थोड़ी सी डिटेल में करने हैं। हम इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जॉन डन को पढ़ा, वो मोस्ट रिनाउंड मेटाफिजिकल पोइट हैं। फिर उसके बाद हमने जॉर्ज हर्बर्ट को पढ़ा, जिसमें से डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। एंड उसके बाद इस लिस्ट में आते हैं एंड्रयू मार्वेल। सो आज हम एंड्रयू मार्वेल को देखते हैं। इनकी थोड़ी सी बायोग्राफिकल डिटेल्स पढ़ लेंगे तो उनसे कनेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। इनका जन्म यॉर्कशायर नामक जगह पर हुआ था एंड इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। ये बाय प्रोफेशन क्या थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ऑथर का जो प्रोफेशन होता है, जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं, उसका पूरा पूरा इन्फ्लुएंस हमने पोइट्री में देखा है। अगर कोई प्रीस्ट है तो उसकी पोइट्री में प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस, उसकी ड्यूटीज का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। अगर कोई डीन है, जैसे जॉन डन डीन भी थे, वो एक प्रीचर भी थे, सरमन्स भी डिलीवर करते थे, वो सारी चीजें हमें उनकी पोइट्री में दिखाई दे रही थी। इसीलिए किसी भी पोइट का प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर वो पोइट्री के अलावा भी कुछ और कर रहे हैं। एंड्रयू मार्वेल एक ट्यूटर भी थे, वो एक डिप्लोमेट भी थे, और उन्होंने जॉन मिल्टन जैसे एक रिनाउंड पोइट को असिस्ट भी किया था, उनके असिस्टेंट भी बने थे। जॉन मिल्टन की जब आई साइट चली गई थी 44 इयर्स की एज में, तो उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। एंड्रयू मार्वेल उनकी हेल्प कर रहे थे एंड उसी दौरान मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया, जो अपने आप में एक फेमस एंड रिनाउंड एपिक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। मार्वेल जो है वो एमपी भी रहे थे, तो पॉलिटिक्स में भी इनका इंटरेस्ट था, रिलीजन में भी इनका इंटरेस्ट था। इनकी पोइट्री में हमें ये दोनों चीजें दिखेंगी। ये पॉलिटिकल सटायर्स के लिए जाने जाते हैं एंड इन्होंने लिरिकल पोइट्री भी लिखी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हमें लिटरेचर को समझने में काफी हेल्प मिलेगी। मार्वेल की पोइट्री की बात करें तो इनकी पोएम्स को समझने से पहले इनकी पोइट्री के फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। ये एक मेटाफिजिकल पोइट तो है ही, ये बात तो बड़ी स्वाभाविक है कि ये मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इनकी पोएम्स में हमें दिखाई देंगे। जितने भी मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि विट होगा, पैराडॉक्सेस होंगे, कंसीट्स होंगी, ये सारी चीजें हमें इनकी पोइट्री में एक ऑर्नामेंट की तरह दिखाई देती हैं। इसके अलावा इन्होंने पेस्टोरल पोइट्री भी लिखी, जिसके अच्छे उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, द गार्डन एंड अपॉन एप्पल्टन हाउस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में इस लेक्चर में देखेंगे भी। तो पेस्टोरल पोइट्री इन्होंने लिखी। इन पोएम्स में इन्होंने नेचर में जो शांति स्थित है, जो हमें शांति मिलती है नेचर से जुड़ने के बाद, उसका बखान किया है, उसके बारे में लिखा है। नेचर, रिलीजन, मेटाफिजिक्स, इन सब के साथ साथ इन्होंने पॉलिटिक्स को भी इंक्लूड किया है। पॉलिटिक्स से जुड़े होने की वजह से इन्हें पॉलिटिकल करप्शन और देश की सारी प्रॉब्लम्स की अच्छे से जानकारी थी, तो इन्होंने इन सारी चीजों को अपनी पोइट्री में इंक्लूड करना जरूरी समझा। इनकी पॉलिटिकल सटायर इस चीज का गवाह है कि इनका कितना ज्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिकल चीजों में था। अपनी पोएम्स जैसे ए होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, अब ये इन्होंने डेडिकेट की थी ओलिवर क्रॉमवेल को। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साथ साथ कवर करते जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ओलिवर क्रॉमवेल कौन है। किंग जेम्स वन की डेथ के बाद उनके बेटे चार्ल्स वन जो हैं गद्दी पर बैठे थे, एंड चार्ल्स वन की प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी कि वो अपनी मन मर्जी करते थे, कंट्री में एक सिविल वॉर छिड़ गई थी, क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को अपने फादर की तरह नहीं सुनते थे। जेम्स वन भी कुछ कुछ ऐसे ही थे, बट चार्ल्स वन उससे भी एक लेवल ऊपर थे, पार्लियामेंट की मीटिंग्स नहीं होने देते थे। एंड उसी सिचुएशन में ओलिवर क्रोमवेल को आना पड़ा था। ओलिवर क्रोमवेल स्कॉटलैंड के एक पर्सन है, आयरलैंड के एक जाबाज योद्धा हम उनको कह सकते हैं। जब क्रोमवेल ने इंग्लैंड को रूल करना शुरू किया, नॉट एज अ किंग बट एक लॉर्ड प्रोटेक्टर की तरह, तो उनके स्वागत में इन्होंने ये वर्क लिखा था। बहुत सारे लोगों ने उनका स्वागत किया था, बट उनके अंदर भी कुछ कमियां थी। वो कट्टर प्यूरिटन थे एंड उनकी वजह से बहुत ज्यादा निर्दयता इंग्लैंड के लोगों को सहनी पड़ी।
बट जो लोग प्यूरिटन थे, जो लोग कट्टर क्रिश्चियन थे, उन्होंने इन्हें फेवर किया। सो इनके फेवर में इन्होंने एक होरेशियन ओड लिखा है जो कि एक पॉलिटिकल वर्क है। द लास्ट इंस्ट्रक्शंस टू अ पेंटर, इसमें भी गवर्नमेंट और सोसाइटी के ऊपर इन्होंने सटायर किया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इनकी पोइट्री के जो इनकी पोइट्री को समझने में हमें हेल्प करेंगे। अब इनके वर्क्स को हम देख लेते हैं। इनका सबसे फेमस वर्क जो मोस्टली हर मास्टर सिलेबस में रखा ही जाता है, टू हिज कोए मिस्ट्रेस, इससे हमें काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। सो ये इनकी मोस्ट फेमस पोएम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल में पढ़नी है। वैसे तो ये बहुत लॉन्ग पोएम है, बट आप इसकी लॉन्ग समरी भी कर लोगे तो काफी रहेगा। कोय का मतलब यहाँ पर होता है शाय। तो ये एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कोय का मतलब क्या है। सो एक शाय मिस्ट्रेस है, बिलवड है, जिसे जो ऑथर है, जो लवर है, वो कन्विंस कर रहे हैं फॉर लव मेकिंग। ये एक कार्पेडियम का अच्छा उदाहरण है। अब कार्पेडियम क्या होता है? कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे। सीज द डे का मतलब क्या होता है कि जीवन बहुत छोटा है, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, इसका एक भी पल हमें फ्यूचर की चिंता में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सो सारे धर्मों का ये निचोड़ है कार्पेडियम, और कार्पेडियम थीम इसमें हमें दिखाई देती है। सो हर पल को भरपूर हमें जीना चाहिए। पोएट अपने बिलवड को भी लव मेकिंग के लिए इसीलिए कन्विंस कर रहा है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए और हम अपने जीवन से हाथ धो बैठें। तो हमें हर पल को जी लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड उनके हिसाब से बेस्ट यूज ऑफ एवरी सेकेंड ऑफ द टाइम इज लव मेकिंग। तो वो उसको कन्विंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने कबीरदास के दोहों में सुना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो वही चीज कार्पेडियम होती है। ये लिटरेचर के एक बहुत फेमस टर्म है, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके जैसी ही एक टर्म है मोमेंटो मोरी, जिसका मतलब यही होता है कि लाइफ जो है, हम जो है, हम नश्वर है, हम एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन ये बॉडी खत्म हो जाएगी, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए हमें हर पल को सजगता से और कंप्लीटली जीना चाहिए। इस पोएम में और भी कुछ फीचर्स हैं जो आपको जानने चाहिए। इस पोएम में हाइपरबली यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का बढ़ चढ़कर यूज किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, जो एक्चुअल में वैसी ना हो, बट उस चीज की इंपॉर्टेंस या उस चीज को हाईलाइट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबली कहते हैं। तो इसमें हाइपरबली का यूज किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको हिंदी से देती हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई और उससे पहले ही सारे निशाचर, सारे राक्षस भाग गए। तो जब आग लगी ही नहीं तो सारे निशाचर, सारे जो दुश्मन है, राक्षस हैं, वो कैसे भागेंगे? तो ये एक अतिशयोक्ति चीज होती है कि हम किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। जैसे पोएट अपनी बिलवड को कहता है कि अगर हमारी उम्र हजारों साल होती, अगर मेरी उम्र ह्यूमन बीइंग्स की उम्र की तरह छोटी ना होती, तो मैं क्या करता, 100 साल तुम्हारे एक बॉडी पार्ट की तारीफ में लगाता। तो हमारा जीवन जो है इतना लंबा नहीं है, बहुत छोटा है, इसलिए हमें इसका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लॉन्ग समरी जरूर पढ़ के जाना। और कुछ चीजें हैं, एन फिंच और एडी होप ने मार्वल की इस पोएम के जवाब में 2 पोएम्स लिखी हैं। टू हिज कोई मिस्ट्रेस मार्वल ने अपनी मिस्ट्रेस के लिए लिखी है, उसी के जवाब में कोई मिस्ट्रेस क्या कहती है, एन फिंच ने लिखी है कोई मिस्ट्रेस, एंड हिज कोई मिस्ट्रेस टू मिस्टर मार्वल, ये एडी होप ने। ये 2 पोएम्स के नेम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब कोई फेमस पोएम होती है और उसके रेफरेंस या उसको यूज करके या उससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ लिखा जाता है, तो वो वर्क भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट पोएम है द गार्डन। इससे हमें सरफेस लेवल पर क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो आपको डिटेल में नहीं करना है, बट सरफेस लेवल पे आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है, पॉलिटिकल है या पेस्टोरल है, या किस तरह की पोएम है, इसमें क्या थीम्स हैं। द गार्डन एक पेस्टोरल पोएम है। पोएट ने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को नेचुरल पीसफुल लाइफ के साथ कंपेयर किया है। गार्डन में वो एक गार्डन में बैठे हैं और वो कहते हैं कि ये गार्डन जो है इस दुनिया का हिस्सा होते
हुए भी दुनिया की अशांति से आपको दूर रखता है। एंड गार्डन एक कॉस्मोस की तरह है, एक अलग दुनिया की तरह गार्डन को दिखाया गया है। और यहाँ पर गार्डन को उन्होंने ईडन गार्डन के साथ भी कंपेयर किया है। जो गार्डन है वो हमें शांति देता है। नेचर पोयम इसको हम कह सकते हैं। गार्डन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल प्लेजर का। यानी कि अगर आप यहाँ पर जाते हो, जब आप फूलों को देखते हो, आप प्रकृति को देखते हो, तो आप अपनी सारी टेंशन भूल जाते हो। तो नेक्स्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, अपॉन एपल्टन हाउस। ये भी एक नेचर पोएम हम इसको कह सकते हैं। अपॉन एपल्टन हाउस इन्होंने लॉर्ड फेयरफैक्स, जो कि कैमरन के थर्ड लॉर्ड थे, उनके घर के ऊपर लिखी है। सो एक पॉलिटिकल वर्क भी हम इसको थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल फिगर के घर के ऊपर लिखा है, बट ये वैसे नेचर पोएम है जिसमें लॉर्ड फेयरफैक्स के घर की तारीफें इन्होंने लिखी हैं। मार्वल एक ट्यूटर थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। सो एंड्रयू मार्वल जो लॉर्ड फेयरफैक्स हैं, उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, तो इनको इस घर को विजिट करना पड़ता था। इस घर में वो आते थे और इनको ये घर बहुत अच्छा लगता था। इस पोएम में उस टाइम के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है। साथ साथ कंट्री लाइफ कैसी होती है, गांव की नेचुरल लाइफ कैसी होती है, उसका डिस्क्रिप्शन भी हमें इस पोएम में मिलता है। इस पोएम में पोइट ने घर के आर्किटेक्चर को डिस्कस किया है कि किस तरह का ये घर है, कैसे इसकी एंट्री है। और ये घर बहुत ही सिंपल है, हम्बल ब्यूटी ऑफ नेचर के साथ बिल्ड किया गया है। और जैसे बाकी रिच लोगों के घर होते हैं, वैसा गॉडी गॉडी सा ये नहीं है। गॉडी क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा दिखावा हो, बहुत ज्यादा पोम्प एंड शो के साथ उसको बनाया हो, तो ऐसा नहीं है। फिर लास्ट में वो बताते हैं कि ये जो घर है उसका पास्ट क्या था। सो वो बताते हैं कि पास्ट में ये जो घर है एक ननरी था, यहाँ पर नन्स रहा करती थी। तो उस घर की वाइब सोचो, जहां पर नन्स रहा करती थी, जहां पर ओपन है, नेचर का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है, हवा चलती है और सिंपल स्ट्रक्चर है, तो वो घर कैसा होगा, बहुत ही शांति से भरा हुआ होगा। तो उस घर को देख के इनको बहुत इंस्पिरेशन मिली, तभी इन्होंने ये पोएम लिखी। नेक्स्ट जो है इनका पॉलिटिकल वर्क है होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल। क्रोमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये मैंने आपको बताया ही था कि क्रोमवेल कौन है। ओलिवर क्रोमवेल जब इंग्लैंड में आए थे, उन्होंने इंग्लैंड को रूल किया था, उनके वेलकम के लिए ये ओड लिखा गया था। और इसमें पोइट ने ओलिवर के एक्सप्लॉइट्स और उनकी क्वालिटीज का बखान किया है। ये पोएम जो है होरेस के ओड्स के ऊपर मॉडल की गई है, इसीलिए होरेशियन ओड इसके नाम में भी है। क्रोमवेल के बारे में जो है पोइट बताते हैं, वो कहते हैं कि जो क्रोमवेल है वो शांति प्रिय इंसान था, वो बुक्स में इंटरेस्ट रखता था, बट जब उसकी डेस्टिनी उसने उसको इंसिस्ट किया तो उसको तलवार उठानी पड़ी, उसको लड़ाई में आना पड़ा, उसको वॉर में जाना पड़ा। तो वो बुक्स में इंटरेस्ट रखता था बट उसे बुक्स छोड़नी पड़ी। सो मार्वल ने क्रोमवेल की स्ट्रेंथ्स को, उसकी डिसिसिवनेस को, कि किस तरह से वो डिसीजन मेकिंग करता है, उन सारी चीजों को एडमायर किया है। पर साथ ही उसने सिविल वॉर के बारे में, उसमें हुई वायलेंस के बारे में भी बताया। सिविल वॉर क्या होती है, मैं बार बार आपको बताती हूँ अपने सारे लेक्चर्स में। सिविल वॉर होती है जहां कंट्री में आपस में ही लोग लड़ रहे हो, बाहरी किसी शक्ति से हम नहीं लड़ रहे। जब आपस में ही किसी ग्रुप में लड़ाई हो जाए, या गवर्नमेंट या लोगों के बीच में कोई कहासुनी चल रही हो, जैसे इंडिया में किसान आंदोलन चला था, अभी भी बहुत सारे लोग किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं जगह जगह, तो वो जो लड़ाई होती है उसको हम सिविल वॉर कह सकते हैं। सो पोएट ने सिविल वॉर की और उसकी वायलेंस की भी निंदा की है कि अगर कंट्री में ऐसी वायलेंस होती रहेंगी तो फिर कंट्री की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो मार्वल ने एक सवाल भी उठाया है कि इस तरह के पॉलिटिकल चेंज की क्या कॉस्ट है। जिस तरह का पॉलिटिकल चेंज इंग्लैंड को चाहिए था, चार्ल्स वन की मनमानी से लोगों को आजादी चाहिए थी, तो वो आजादी मिली। ओलिवर क्रोमवेल ने रूल किया, बट उसकी क्या कीमत थी, उसकी वजह से कितने लोगों को कितनी हानि पहुंची, वो सारी चीजें उन्होंने एक सवाल के रूप में इस पोएम में पूछी है। मार्वल ने ओलिवर को कंपेयर किया है हनीबल एंड सीजर जैसे योद्धाओं के साथ।
ये जो ओड है ये 1950 में लिखा गया था। तो आपको हिस्ट्री की डेट्स पता होनी चाहिए कि कब क्रॉमवेल आया, कब चार्ल्स वन की डेथ हुई, कब क्रॉमवेल ने गद्दी संभाली। तो ये सारी डेट्स हम ऑलरेडी जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करते हैं मैं आपको लिखवाती भी हूँ, मैं आपको बताती भी हूँ। इसके अलावा इनकी एक पोएम है द कॉरोनेट। सो कॉरोनेट क्या होता है, फूलों का जो सिर में लगाया जाए ऐसा एक ताज टाइप की एक चीज होती है जिसको कॉरोनेट कहते हैं। सो ये पोएम जीसस क्राइस्ट के बारे में है, जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बारे में है कि किस तरह से उनको लटका दिया गया था, उनके सिर पर उस टाइम पर कांटों का ताज पहनाया गया था। तो ये जो कॉरोनेट है ये फूलों का ताज है, बट उस टाइम पर जीसस क्राइस्ट को पनिशमेंट देने के लिए कांटों भरा ताज लोगों ने उनके सिर पर रखा था। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अपील करते हैं लोगों से कि ये बहुत गलत चीज है, जो गॉड का रूप है जीसस क्राइस्ट और लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, उसे ही लोगों ने एक कांटों का ताज पहनाया। तो वो कहते हैं कि एक शेफर्ड जो है वो फूलों से कॉरोनेट बना रहा है, एक क्राउन बना रहा है। जो गलती पहले इंसानियत से हुई, लोगों से हुई, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एंड ये पोयम दो तीन तरह से जो है थीम रखती है। ये पोयम अर्थली एम्बिशंस और स्पिरिचुअल डिवोशन के बीच में जो संघर्ष होता है उसके बारे में बात करती है कि हम लोग अपने एम्बिशंस में इतना खो जाते हैं कि हमें जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, स्पिरिचुअल डिवोशन है, वो हम भूल जाते हैं। मार्वल इस पोएम में अपनी पोइट्री की कमियां, अपनी पोइट्री के फ्लॉज के बारे में भी बात करते हैं कि मैं खुद स्पिरिचुअली परफेक्ट नहीं हूं, इसीलिए मेरी पोइट्री में शायद उतनी परफेक्शन नहीं है। तो जनरली जो अच्छे पोएट्स होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा पोएट नहीं मानते हैं, उनके अंदर कोई ईगो या घमंड नहीं होता है, वो डिवोटेड होते हैं गॉड की तरफ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा ए डायलॉग बिटवीन द सोल एंड बॉडी, इसमें से एक या दो क्वेश्चंस बार बार सेम रिपीट हो रहे हैं। सो ये जो है लास्ट इंपॉर्टेंट पोएम है हमारे लेक्चर की मार्वल से। सो इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं और बॉडी एंड सोल दो एंटिटीज हैं, दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है। वैसे तो देखो बॉडी एंड सोल आप आपस में कोई बात नहीं कर सकते, बट पोएट ने पोएम के थ्रू हमें दिखाने की कोशिश की है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्यों जरूरी है। सो सोल जो है वो डिजायर करती है स्पिरिचुअल फ्रीडम की, वो कहती है कि मुझे इस मोह माया के चक्र से और इस दुनिया के झूठे लगाव से मुझे आजाद होना है। बट जो बॉडी है वो डिमांड करती है अर्थली डिजायर, वो कहते हैं कि जो चीज हमने देखी नहीं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें पता ही नहीं, उसके लिए क्या पीछे भागना। जो अर्थली सुख है, जो अर्थली चीजें हैं, डिजायर्स हैं, मैं तो उनको पूरा करना चाहती हूँ, तो मुझे उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो सोल और बॉडी के बीच में ऐसे डायलॉग्स चल रहे हैं। सो इस पोएम के थ्रू पोएट ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, इन सवालों के जवाब के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इन सवालों का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं है। महात्मा बुद्ध की बात करें, उन्होंने खुद इतना कड़ा तप किया ताकि वो ह्यूमन बींग्स को इस दुनिया में होने वाले जो दुख हैं उनसे दूर कर सके। गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि ये जो दुनिया है ये दुखों का घर है। दुखों का घर सब संतों को पता है कि ये दुनिया जो है दुखों का घर है, बट उससे दूर जाने के लिए, उन दुखों से दूर सुखी जीवन के लिए हमें स्पिरिचुअल डिवोशन की जरूरत है। उसी के लिए जो है सोल हमारी हमेशा तरसती रहती है, एंड वो ही इस पोएम की मेन थीम है। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, बट माइनर ऑथर्स की बात हम माइनर ऑथर्स में हम इनको लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें इनके वर्क्स नहीं करने हैं। हेनरी वॉगन की थोड़ी सी डिटेल्स हम देखेंगे ताकि हम इनको आसानी से समझ पाएं। इनका जन्म जो है वो वेल्स में हुआ था एंड इनकी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी। बाय प्रोफेशन ये एक फिजिशियन थे एंड इनके ऊपर रिलीजन का और इनके ट्विन ब्रदर यानी कि इनके एक जुड़वा भाई थे,
थॉमस, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वो बाय प्रोफेशन एक प्रीस्ट थे और एक पोएट थे। सो अपने ब्रदर की प्रोफेशन, उसकी सोच का इन्फ्लुएंस हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। जैसे हर्बर्ट जो है, जॉर्ज हर्बर्ट को हमने पीछे पढ़ा था, वो चर्च के साथ एसोसिएटेड थे, वैसे ही हेनरी वोगन है तो रिलीजियस बट नेचर से वो ज्यादा अटैच हैं और वो नेचर में ही गॉड को देखते हैं। सो जॉर्ज हर्बर्ट की तरह ये भी एक रिलीजियस पोइट हैं, बट इनका जो रिलीजन है वो चर्च से ज्यादा नेचर में कनेक्ट करता है। उनको लगता है कि हमें अगर गॉड को देखना है तो उसकी बनाई हुई नेचर को देखना चाहिए, जिसमें हमें गॉड की हर पल रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। इनकी पोएट्री के कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हम देखते हैं। सब मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो एक दूसरे से अनजान थे एक्सेप्ट वॉगन। सो वॉगन जो हैं वो हर्बर्ट को जानते थे एंड हर्बर्ट की पोइट्रीज को उन्होंने पढ़ा था, जिससे वो इन्फ्लुएंस भी हुए थे। इन्होंने पहली बार स्लांट राइम या फिर हाफ राइम को यूज किया था। अब स्लांट राइम या हाफ राइम क्या होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो राइम होती है वो क्या होती है, जब लास्ट लेटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, राइम करते हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो अब स्टार और यू आर राइम तो कर रहे हैं बट हाफ राइम कर रहे हैं, यानी कि ये राइम करते हुए भी सेम नहीं है, सेम ना होते हुए भी राइम कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं स्लांट राइम। इनका मानना था कि इस दुनिया में हर चीज जुड़ी हुई है, चाहे वो फूल है, हवा है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हर चीज एक पावर के साथ जुड़ी हुई है। हर चीज के अंदर वो सेम एनर्जी फ्लो कर रही है, इसीलिए हम कनेक्टेड हैं। एंड वो ये भी चाहते थे कि जो बचपन है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम गॉड के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। सर्च ऑफ डिवाइन लाइट इनकी पोएम्स की मेन थीम है। तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया जब पता चल जाता है तो हमें उन ऑथर्स की पोएम्स को समझना आसान हो जाता है। थीम्स की बात करें तो मैंने आपको कितनी बार अभी बता ही दिया कि नेचर जो है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेगन के अकॉर्डिंग नेचर गॉड की रिफ्लेक्शन है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा सोर्स है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो बचपन को भगवान के बहुत क्लोज मानते हैं, प्रे करते हैं कि अब भी वो जो बचपन है, जो वो बचपन की इनोसेंस है, वो उनके अंदर फिर से आ जाए, ताकि वो गॉड से फिर से कनेक्शन जोड़ सके। जैसे एक छोटा बच्चा है, माना जाता है ना कि ये भगवान का रूप है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उस इनोसेंस को मांगता हूं भगवान से कि मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, बूढ़ा हो जाऊं, बट वो जो बच्चे की इनोसेंस है, जो कनेक्शन है गॉड के साथ, वो मुझे मिल जाए। तो वो हर टाइम इस चीज के लिए प्रे करते हैं। वॉगन के 6 वर्क्स हैं जो आपको सरफेस लेवल पर देखने हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना है एंड हम इनको कवर भी करेंगे। सबसे पहले है साइलस सिंटेलियंस। सो साइलस सिंटेलियंस जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जिसमें 2 पार्ट्स हैं। इसमें नेचर, चाइल्डहुड, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी थीम्स जो हमने पीछे डिस्कस की, वो सारी थीम्स हमें इस पोइट्री कलेक्शन की पोएम्स में मिलती हैं। मेनली रिलीजन और फिलॉसफी, 2 चीजों को जोड़कर पोएम्स बनाई गई हैं। इसको आपको डिटेल में नहीं करना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्क किस बारे में है, पोइट्री कलेक्शन है, किसने लिखा है। माउंट ऑफ ऑलिव्स, ये एक प्रोज वर्क है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको मैं बता रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। इस वर्क में उन्होंने रिलीजियस वर्क्स का ट्रांसलेशन किया है। तो ट्रांसलेशंस जो हैं वो मैटर रखती हैं। रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है एंड इसमें भी मोरालिटी, सिन एंड रिडेम्पशन जैसी थीम्स हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है पोएम्स विद द 10th सटायर ऑफ जुवेनल इंग्लिश। सो जुवेनल का 10th सटायर वैसे ही अपने आप में फेमस है। ये वॉगन की शुरुआती पोएम है। जब इन्होंने शुरू में पोएम्स लिखने शुरू की थी तो इन्होंने जुवेनल की सटायर्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया था एंड ये फेमस भी हुई थी। इनमें सेक्युलर एंड लव पोएम्स है। सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर होता है जिसमें रिलीजन की बात ना की जाए, जिसमें जनरल टॉपिक्स, दुनियावी बातों की, वर्ल्डली थिंग्स की बात की जाए, लव,
या फिर पॉलिटिक्स, सोशल लाइफ, नेचर, इन सारी चीजों की जहां पर बात की जाती है उसको सेक्युलर पोएम्स कहते हैं। सो ये वर्क पोएट का क्लासिकल लिटरेचर में इंटरेस्ट भी शो करता है कि किस तरह से क्लासिकल लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट था एंड उसका इन्फ्लुएंस उनके वर्क्स के ऊपर था। द वर्ल्ड, ये इनका जो पोइट्री कलेक्शन है, साइलेक्स स्केंटिलियंस, इसमें से ली गई एक पोयम है। इस पोयम में दुनिया के मटेरियल वेल्थ पर बढ़ रहे फोकस को क्रिटिसाइज किया गया है कि जो ये दुनिया है ये एक फॉल्स वर्ल्ड है, ये मिथ्या है, मोह माया है, और इसमें जो लोग हमेशा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अब जो ये है चीजें बढ़ गई हैं, मोह माया जो है लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसकी बुराई ये कर रहे हैं। इस वर्क में पहली बार इन्होंने रिंग ऑफ प्योर लाइट की बात की थी कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते हैं, जो सेंट्स होते हैं, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उनके पीछे एक रिंग लाइट जैसी एक लाइट दिखाई देती है हमें उनके सिर के पीछे, जैसे बहुत सारे कार्टून्स में भी आपने एंजल्स के सिर के ऊपर देखी होगी। तो पहली बार इन्होंने ऐसी चीज को डिस्क्राइब किया था एंड बहुत ही सुंदर सी रिलीजियस पोयम हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर ऑल गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। अब ये एक एलिजी है, इसमें उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स की डेथ के बारे में लिखा है और उन्होंने ये पूछा है गॉड से, एक सवाल पूछा है इस पोएम में कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी डेथ हो गई है वो कहाँ चले गए हैं, वो मुझे दिखाई नहीं देते, तुम ही मुझे जवाब दो गॉड कि वो सब कहाँ चले गए हैं, और अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मुझे भी उस ट्रू वर्ल्ड ऑफ एटर्निटी में अपने साथ ले जाओ। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं जवान हूं बट मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता उन दोस्तों के बिना, तो या तो तुम उन्हें वापस कर दो या फिर तुम मुझे भी ले जाओ, या तुम जो मेरे मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दो। सो देखा जाए तो देखो हर इंसान के अंदर ये सवाल कभी ना कभी राइज होता ही है। हर इंसान को लगता है कि यार डेथ के बाद सब कहाँ चले जाते हैं, डेथ क्यों होती है, हम लोग क्या नया जन्म लेते हैं, या वो जो इटर्नल लाइफ है या मुक्ति है उसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोग मुक्ति को इस तरह से समझते हैं कि मुक्ति का मतलब हमें जन्म मरण नहीं लेना और बस हम मुक्त हो गए, हम कुछ ना करें। बट मुक्ति का मतलब जिंदा रहते हुए मुक्त होना होता है, कि हम लोग कितनी शांति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम लोग सेंटर में रह के, यानी कि ना हमें दुख ज्यादा दुखी करे ना हमें सुख ज्यादा सुखी करे, वो होती है मुक्ति। बट हर कोई इस सवाल को के जवाब को ढूंढना चाहता है कि इस तरह की मुक्ति हमें किस तरह से मिले, जो इस संसार में दुख हैं उन दुखों को किस तरह से खत्म किया जाए। तो ये मेनली सारे रिलीजियस वर्क्स की एक तरह से हम कह सकते हैं कि खोज होती है। एंड यहाँ पर पोइट ने भी इसी चीज के बारे में सवाल पूछे हैं, इसी चीज के सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश की है। एक और पोएम है करप्शन। करप्शन में पोएट ने इस दुनिया में बढ़ रहे करप्शन के ऊपर कटाक्ष किया है, वो बिल्कुल इस करप्शन से खुश नहीं है एंड वो कंपेयर कर रहे हैं इस दुनिया को पिछली दुनिया के साथ। वो कहते हैं कि जो पहले के लोग थे, हमारी जो सोसाइटी है उससे पहले के लोग थे, वो भोले थे, वो कहीं ना कहीं गॉड के साथ ज्यादा कनेक्टेड और डिवोटेड थे, वो भगवान में शांति और उसके लिए विश्वास रखते थे। बट जो आज की दुनिया है, जो पोएट के टाइम की दुनिया है, वो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा करप्ट हो गई है, इंसान इंसान को कुछ समझता नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागता है एंड उसे गॉड से कोई मतलब नहीं है। तो वो इस पोएम में कह रहे हैं कि अगर हमें इन सारी चीजों से बचना है तो नेचर जो है, हमें नेचर के बीच में जाना होगा जो हमें गॉड के लव को दिखाती है। तो इस तरह के वर्क्स इन्होंने लिखे हैं जो कि जनरल भी हैं, रिलीजियस भी हैं, जिसमें पॉलिटिक्स भी हमें देखने को मिलती है। सो पहले के जमाने के लोगों के साथ कंपैरिजन हमें इस पोएम में मिला कि वो लोग पत्थर दिल थे बट वो लोग अच्छे थे, वो लोग गॉड की तरफ डिवोटेड थे, बट आज के जो लोग हैं वो पत्थर दिल हैं। और इंसान जो धरती पर रह रहा है, तो अगर आप लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट की कहानी पढ़ी है तो हम लोग ईडन गार्डन से आए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए ये एक पनिशमेंट से कम नहीं है इस धरती के ऊपर रहना।
यहाँ पर जो है हमारे दोनों ऑथर्स कवर होते हैं, बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, बाकी के ऑथर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।